नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आज हम देखेंगे प्रतीक सर VHU ऑनलाइन क्लास में सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आइए कि सबसे पहले जानिए कि सबसे पहले नेट और JRF वालों के लिए है यह वीडियो। पहले तो ये जानिएगा। अब देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता समझिए कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम अध्ययन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस बात को हम जानें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन में हम सबसे पहले देखेंगे, जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भूमिका पर। भूमिका पर करेंगे। जब भूमिका पर हम चर्चा करके खत्म होंगे तब हम इसकी उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे, और जब उत्पत्ति पर चर्चा हमारी हो जाएगी तब हम इसके कालक्रम पर चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या रहा। कालक्रम के बाद हम जो इसकी चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करेंगे, वही स्थलों की चर्चा करेंगे जो स्थल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करें तो लगभग हम करीब 2000 स्थल ढूंढ पाए हैं अब तक। तो 2000 स्थलों की तो हम चर्चा नहीं करने वाले, उन्हीं स्थलों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। महत्वपूर्ण स्थलों के बाद हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों पर। कारण समझिएगा कि फिर हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद यदि चर्चा देखें तो फिर हम देखेंगे आर्थिक कारणों पर। आर्थिक कारणों पर देखेंगे भाई। आर्थिक कारण के बाद हम देखेंगे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, और भाई फिर राजनीतिक कारण के बाद हम देखेंगे अंत में बिल्कुल कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना। तो फिर हम फिर करेंगे इसकी पतन की चर्चा, है ना, पतन की चर्चा। अब समझिए कि पतन की हम फिर लास्ट जो चर्चा रहेगी हमारे पतन की चर्चा रहेगी। अब समझिए कि आप अच्छी तरह समझे होंगे कि भूमिका, उत्पत्ति, कालक्रम, उसके महत्वपूर्ण स्थल हुए, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक और पतन की चर्चा पर हम बातें करेंगे। ये पहला ये समझ आया होगा आपको। अब समझिएगा इसके अलावा हम देखें कि एक बात समझिएगा कि इसके अलावा देखिएगा एक चीज समझिएगा कि हम एक चीज मिस कर गए सिंधु घाटी सभ्यता की। कालक्रम के बाद जो हमें चर्चा करनी है वो है विस्तार की चर्चा, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, अब उसमें एक चीज देखिएगा कि पहले उसके नाम जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है ना। तो देखिएगा सिंधु सभ्यता, है ना, सभ्यता के नाम जाने, एक्चुअल में नाम क्या क्या है पहले नाम जाने, फिर नाम के बाद फिर देखते हैं। ये भूमिका ही समझिएगा इसकी, कि देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले इसे हम समझाएंगे भी। पहले समझिए कि इसे हड़प्पा भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसे बोला जाता है ना। सभ्यता लिखी भी नहीं, हड़प्पा सभ्यता इसे बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इसे बोला जाता है बेटा। हड़प्पा हो गया,
सिंधु सभ्यता हो गया, इसी का नाम है सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता। इसके बाद सरस्वती के बाद इसे बोला जाता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता के बाद इसे बोला जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन। युगीन सभ्यता। और कांस्ययुगीन सभ्यता के बाद भी इसे एक नाम और है कि सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता। और सैंधव सभ्यता के बाद भी और एक नाम जानिए कि इसे बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अब समझिए कि देखो इसे कितने नामों से जाना जाता। सिंधु घाटी सभ्यता की ये नाम ही है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सैंधव सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, है ना। समझिएगा कि अब देखते हैं कि इनके ये नाम एक्चुअल में पड़े क्यों, इस यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ये नाम पड़े क्यों और किसने किस नाम को दिया। कभी भी वो नेट और जेआरएफ में पूछ लेता है ना। तो ये समझिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को मतलब अगर मैं कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला जो स्थल था वो पंजाब के साहिवाल इलाके के पास हड़प्पा नामक स्थल को ही खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता डाल दिया गया है। एक बात समझिए या फिर ये कहिए फिर दोबारा से कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल को खोजा गया सबसे पहली बार दयाराम साहनी के माध्यम से, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। सिंधु जब पहली बार इसे खोजा गया तो इसके बाद समझिएगा कि सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंधु घाटी जो नदी थी उस नदी के आसपास हमने 40 स्थलों को खोजा। कितने? 40 स्थलों को। किसके आसपास खोजा था? ये सिंधु नदी के आसपास, तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। अब सरस्वती सभ्यता का देखिए कि जब 40 स्थलों के बाद हमने देखा कि जहां सरस्वती नदी कभी बहा करती थी उस सरस्वती नदी के पास या सरस्वती नदी जिस एरिया से बहती थी उस एरिया में हमने हड़प्पा सभ्यता के 1100 स्थलों को खोजा, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता नाम दे दिया गया। अब समझिए कि अब ये नगरीय सभ्यता कि इस नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को जो नगरीय सभ्यता नाम है वो नगरीय सभ्यता इसलिए दिया गया कि ये गांव से विकास करते 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 नगर में परिवर्तन हो गई और ये नाम नगरीय सभ्यता का किसने दिया था? गार्डन चाइल्ड। पूछ सकता भाई, गार्डन चाइल्ड ने वो पूछ सकता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता किसने कहा? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि इसमें तांबा, एक तो तांबा होती थी, देखिएगा कि तांबा और टिन को मिला के, तांबा और टिन को मिला के एक धातु बनती थी और उसे बोला जाता था कांसा। और इस कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला गया। अब ये जो सैंधव सभ्यता है इसका सैंधव सभ्यता जो नाम था भाई ये समझिए ये सर जॉन मार्शल ने दिया। इसे सैंधव सभ्यता किसने बोला था? सर जॉन मार्शल। समझिएगा भाई बात को, ये मार्शल ने इन्हें बोला। और भाई आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा, ये समझ लीजिए बस कि ध्यान से कि भाई आद्य ऐतिहासिक उसे कहा जाता है जब हमें लिपि तो मिली हो
और लिपि में लिखाई भी हुई मिली हो हमें, है ना, कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमें लिपि मिली है और मोहरों पर लिखाई भी हुई है, लेकिन हम दुर्भाग्यवश उसे पढ़ नहीं पाए हों, तो उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रख दिया जाता है। तो इसे इसलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। आप समझे होंगे अच्छे से, फिर से समझिएगा कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उसे कहते हैं जब हमें लिपि में कोई लिखाई मिली हो, दुर्भाग्यवश हम उसे पढ़ नहीं पाए हों, तब उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। समझिए, ये पहले आपको ये क्लियर हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये नाम है, ये नाम किन किन ने दिए, क्यों क्यों ये नाम पड़े। अब ये बस समझिए कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, ये भी समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो उनका नाम है भाई एम बिहिलर। पूछ सकता है भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो एम बिहिलर ने कहा है भाई। ठीक है, अब ये सारे नाम आपके क्लियर हो गए कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, सारे के सारे क्लियर हुए। अब आते हैं कि देखिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की अब देखिएगा कि जर्नी कैसी रही, है ना, भूमिका में हम देखेंगे कि उसकी जर्नी कैसी रही, कैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की पता लगा पाए, उस जर्नी को देखते हैं कि उस जर्नी में हमने क्या क्या किया। देखिएगा कि अगर पॉइंट नंबर 1 देखें, पूरा देख रहा भाई, पॉइंट नंबर अगर हम 1 देखें तो समझिएगा कि 1826 ईस्वी में, ठीक है, एक व्यक्ति थे और उनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, उन्होंने भाई पंजाब के साहिवाल में, कहा, पंजाब के साहिवाल में एक हड़प्पाई टीले का उल्लेख किया। हड़प्पाई टीले का भाई उल्लेख किया, और वो जो उल्लेख किया था उस पुस्तक का नाम था नेरेटिवी ऑफ जनरीज। समझिए भाई बात को कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पंजाब के साहिवाल में हड़प्पाई टीले का, इसमें इस वाले या तो एक पुस्तक बोलो या एक पत्र बोलो, इसमें नैरेटिव ऑफ जनरीज में उन्होंने पहली बार उल्लेख किया, और उल्लेख करने के बाद ये प्रश्न होल्ड पर पड़ गया। इसमें कोई फिर किसी भी प्रकार की, मैं कहूं कि किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आगे नहीं हुई और ये होल्ड पर मैटर चला गया। अब समझिएगा कि होल्ड पर कब तक मैटर रहेगा, तो अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट रहेगा 1826 के बाद 1853 में भाई देखिएगा 1853 ईस्वी में आपने कनिंघम का नाम सुना होगा। कनिंघम, ये जो कनिंघम हड़प्पाई टीले से एक मोहर को उठा के कनिंघम को दिया, उस पर एक बिरसब था, बिरसब का चिन्ह था, बिरसब छपा हुआ था उस मोहर पर, लेकिन वो जो बिरसब था, बिरसब जो बिरसब साण को बोलते हैं, जो साण था वो कुंवरदार साण नहीं था। तो उन्होंने उस मोहर को सोचा कि ये मोहर कोई विदेशी मोहर होगी, और उन्होंने उस मोहर के विषय में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसने? कनिंघम ने। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरी क्या कि कनिंघम महाराज ने, है ना, 1853 से भाई 1873 तक कोई खास, मतलब कोई खास उपलब्धि हासिल बिल्कुल नहीं की। इस मतलब किस, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से संबंधित उन्होंने इसमें कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की, और उनके विषय में प्रश्न भी बनता है कि ऐसा कौन पुरातत्ववेत्ता था
जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझा। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया भाई कि बताइए ऐसा कौन सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के महत्व को नहीं समझा। समझिए भाई कि पूछेगा वो कि बताइए ऐसा कौन व्यक्ति था, कौन पुरातत्ववेत्ता था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझा, तो आप बताएंगे कनिंघम ने नहीं समझा। ठीक है, अब फिर मैटर होल्ड पर रहा। कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी खास प्रोग्रेस या कहें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, बिल्कुल होल्ड पर मैटर रहा। अब देखते हैं कि अगला टर्म्स क्या रहेगा। तीसरा जो टर्म्स रहेगा वो रहेगा 1856 में, है ना, 1856 ईस्वी में। समझिए भाई, कराची से लाहौर, कराची भाई पाकिस्तान में है और लाहौर भी पाकिस्तान में है भाई। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी अंग्रेजों के समय में। क्या भाई, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब समझिएगा कि जब ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उनमें दो अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन ब्रंटल और भाई विलियम ब्रंटल। समझिए भाई, ब्रंटल, ये जॉन ब्रंटल और विलियम ब्रंटन ने वहीं हड़प्पा के टीले से कुछ ईंटों को उठा के और ये कराची और लाहौर से जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस रेल की पटरी पर ईंटों को डाला। लेकिन किसी ने भी यह कोशिश नहीं की कि यह ईंट कहां से आई है, कितनी पुरानी है। इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और उन ईंटों को डाल दिया गया उस पर। वो समझिएगा कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की समझिए कि नगरों की ईंटों को निकाल के एक टीले से उन ईंटों को डाला गया था, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान अभी नहीं गया। अब देखिएगा कि 1856 तक भी मैटर होल्ड पर ही है, कोई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई खोज नहीं हो रही है। अब अगला देखते हैं कि अगला टर्म्स अगर देखें तो भाई 1912 की बात है। 1912 ईस्वी में भाई फिर एक व्यक्ति थे जे एफ फिलीट। समझिए भाई कि जे एफ फिलीट ने एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को, है ना, सोसाइटी को सिंधु घाटी सभ्यता पर एक पत्र लिखा या लेख लिखा। सोसाइटी को सिंधु सभ्यता पर भाई, सिंधु सभ्यता पर एक लेख लिखा भाई, लेख लिखा। लेकिन लेख तो लिखा गया, लेकिन इस पर भी कोई खास कार्यवाही नहीं हुई और ना ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का अभी ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ गया। लेख लिखने के बाद भी हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैटर फिर होल्ड पर चला गया। ये समझिएगा, फिर होल्ड पर रहा एक बार। फिर देखते हैं कि फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जर्नी फिर आगे कैसे चलेगी। तो हम देखें कि पांचवा अगर इसमें बने टॉपिक भाई, तो देखेंगे कि 1921 में भाई पहली बार, आप समझिएगा 1921 ईस्वी में, है ना, समझिएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग
के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, निदेशक के निर्देश पर, इनके निर्देश पर भाई, निर्देश माने होता आज्ञा देना, है ना, निर्देश पर दयाराम साहिनी ने भाई, दयाराम साहिनी ने भाई, समझिए ध्यान से, पूछ लेता भाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई अब तक का, सबसे महत्वपूर्ण, कि दयाराम साहिनी ने हड़प्पा टीले का अन्वेषण किया भाई। इसीलिए अब मैं बोल सकता हूं इसीलिए, क्योंकि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा टीले को खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। समझ आ गई होगी कि इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। अब समझिए छठा टॉपिक अगर देखें तो छठा भी देखिएगा भाई, कि 1922 ईस्वी में भाई आर डी बनर्जी, समझिए भाई कि आर डी जो बनर्जी थे, है ना, 1922 में आर डी बनर्जी ने, है ना, मोहनजोदड़ो को खोज निकाला, मोहनजोदड़ो, खोज निकाला, कि पूछे भाई कि बताइए मोहनजोदड़ो को किसने खोज निकाला और मोहनजोदड़ो की खुदाई से कौन संबंधित है, तो आर डी बनर्जी थे भाई। समझिएगा कि अब ये दो स्थल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोजे। इसी सबसे पहले एक तो था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो, है ना। तो इसीलिए ये जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक जो थे हमारे, उनका नाम क्या था, महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। भाई ये थोड़ा लाइन गलत हो गई है, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर, महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहिनी ने हड़प्पा टीले की खोज की थी भाई, है ना, ये समझिएगा। अब जब ये दो स्थल खोजे गए तो दो स्थल खोजने के बाद सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक में यह घोषणा कर दी कि हमने भारत में किसी एक प्राचीन संस्कृति को खोजा है। जब उन्होंने ये घोषणा की तो तब से कुछ इतिहासकार और कहीं कुछ पुरातत्व विभाग से संबंधित जो लोग होते हैं, उन लोगों ने इस सभ्यता के प्रति अपना रुख मोड़ा और तब इस सभ्यता की खुदाई के प्रति, इस सभ्यता को जानने के प्रति डेडिकेट हुए, है ना। तब उन्होंने इस सभ्यता को जानने की कोशिश की। अब समझिए कि ये तो थी हमारी सिर्फ भूमिका, कि इसकी भूमिका क्या थी, ये समझिएगा कि ये भूमिका थी, मैंने जो भूमिका बताई। अब हम देखेंगे जरा इसकी उत्पत्ति को, है ना, ये भूमिका थी। अब हम उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मतलब कैसी थी, क्या थी, किस प्रकार से हुई थी, है ना, क्या मतलब देखते हैं जरा। अब ये मिटाएंगे हम, ये अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा, ये जो मटेरियल है, और ये लिख लिया होगा। अब देखिए कि अब समझिए बात को। कि भाई अब देखिए कि हम उत्पत्ति की बात करेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जरा जानिएगा। उत्पत्ति
अब समझिए कि ये उत्पत्ति में कुछ इतिहासकार ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी विदेशी सभ्यताओं से वो प्रेरित होके या कहीं विदेशी सभ्यता के प्रभाव में आके जन्मी थी। कुछ तो ऐसे हैं, कुछ ये कहते हैं कि जो देशी उत्पत्ति सभ्यता के पक्षधर हैं कि वो विदेशी प्रभाव से मुक्त थी और सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे एक ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे नगरीय सभ्यता में परिवर्तन हुआ था। अब देखते हैं दोनों की उत्पत्ति कैसे, मतलब वो विदेशी उत्पत्ति वाले क्या एविडेंस देते हैं और देशी उत्पत्ति वाले क्या एविडेंस देते हैं, दोनों बातों को जानेंगे। ये उत्पत्ति रहेगी कि उत्पत्ति में सबसे पहले देखिएगा कि पहले तो ये जानिए कि व्यक्ति कौन है जो विदेशी उत्पत्ति की बात करते हैं, विदेशी की, वो जानिएगा कि वो व्यक्ति कौन है। तो एक तो देखिए सबसे पहले सर जॉन मार्शल ही हैं, सर जॉन मार्शल, एक बात समझिए। दूसरे जो हैं एम व्हीलर है भाई, व्हीलर भी है भाई, अच्छी तरह से दिख रहा, ठीक है भाई। तीसरे अगर देखें तो भाई डी कौशाम्बी हैं, डी कौशाम्बी भाई, ये हमारे भारतीय हिस्टोरियंस हैं, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस और बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस हैं, इंडिया के टॉप हिस्टोरियंस कहूँ तो अच्छा रहेगा। डी कौशाम्बी हुए। अब भाई देखिए इसके बाद हम देखें तो गार्डन चाइल्ड भी है भाई, गार्डन चाइल्ड है भाई। एक व्यक्ति है भाई क्रेमर, एक व्यक्ति है भाई लियो नार्डो बुली और एक व्यक्ति और है भाई, उनका नाम क्या आएगा अभी देखेंगे जरा क्या आएगा। ये समझिए कि ये जो व्यक्ति हैं ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी विदेशी सभ्यता से प्रभावित थी और विदेशी सभ्यता के प्रभाव में ही जन्मी थी। अब देखिए कैसे जन्मी थी, वो क्या क्या बताते हैं कि किस सभ्यता से वो जन्मी थी और किस इस सिंधु घाटी सभ्यता के कहें कि जन्म देने वाले किस सभ्यता के लोग थे। तो वो बताते हैं, समझिए कि एक तो सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, एक वो बताते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक वो बताते हैं मिस्र की सभ्यता से, मिस्र की भाई सभ्यता। अब समझिए कि ये इन तीनों सभ्यताओं में से किसी एक सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता को पैदा किया था। अब समझिएगा वो इस प्रकार से बताते हैं सिंधु घाटी को। अब वो इस बात को कहते क्यों हैं, इस बात को कहने के लिए उन्होंने कुछ समानताएं देखी। समानताएं पहले देख लेते हैं क्या थी। समानताएं कहने के लिए जो उन्होंने ये बातें कही हैं, इस बात किस आधार पे कही हैं उन्होंने, तो वो समानताएं देखी। जैसे मैं पहले बताऊंगा फिर लिखूंगा भी कि यहाँ जो विशेषताएं पाई जाएंगी वो विशेषताएं यहाँ भी पाई गई हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इन्हीं सभ्यताओं ने इसको जन्म दिया था। अब देखते हैं कि वो क्या समानता ऐसी बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर सबसे पहले मैं मार्टिमर व्हीलर को ले लूं तो व्हीलर क्या कहते हैं, व्हीलर का कोटेशन समझिए और वो महत्वपूर्ण भी है और याद भी रखना। व्हीलर कहते हैं कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की, सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश था। सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश था, उपनिवेश था। वो कहते हैं मार्टिमर व्हीलर, ये वाले मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं भाई देखिएगा कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश था।
अब उपनिवेश किसे कहते हैं भी समझिए। उपनिवेश उसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि भारत जो था ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। उपनिवेश दूसरी भाषा में ये समझिए कि जब यहाँ के लोग, यहाँ सुमेरियन सभ्यता के लोग, अगर इस बात को हम सच मान लें तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने अपने कहें उपजे हुए माल को या अपने बने हुए माल को यहाँ बेचा हो, या फिर यहाँ से कच्चा माल लेके वहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वापस यहाँ ले आए हों। ठीक है, तो उपनिवेश उसे कहते हैं कि उप माने छोटा, निवेश माने बाजार, कि हम अपने माल को उस बाजार में खपा सकें, है ना, हम उस माल को अपने बाजार में बेच सकें, उसे उपनिवेश बोला जाता है। और वहां से जो जो चीजें हैं हमारे यूज की, जिनका हम यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे मानो कि अगर उन्हें पता है कि मैं अगर ब्रिटिश सरकार पे एग्जाम्पल दूं कि ब्रिटिश सरकार को पता थी कि हमें आयात और निर्यात में परेशानी आ रही है, और परेशानी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने रेलों का जाल बिछाया भारत में, है ना, रेलों का जाल बिछाया। उन्हें पता लगी कि भाई अब कम्युनिकेट करने में परेशानी आ रही है, तो उन्होंने फोनों का निर्माण करके फोनों का भी जाल बिछा दिया, है ना, ताकि कम्युनिकेट आसान हो जाए, है ना। ऐसी चीजों का उन्होंने मतलब कि अपने हित में, जो अपना हित हो सके, अपने हित में चीजों का कहें कि चीजों का निर्माण करना और फिर उसे अपने उपयोग में लाना, है ना। तो ये उपनिवेश बताया है कि सिंधु सभ्यता जो थी सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश था। उप माने छोटा, निवेश माने बाजार, यानी कि हमारा छोटा एक बाजार था जिसमें हम अपने सामान को एक्सपोर्ट और इनपुट करते थे। जो यहाँ से जरूरत होती थी उसे ले जाते थे, जो जरूरत नहीं होती थी, और जो वहां का जो सामान होता था उसे यहाँ बेचते थे। कुछ ऐसा उन्होंने बताया मार्टिमर व्हीलन ने। अब देखते हैं कि समानता में और क्या क्या चीज दिखाते हैं। वो समानता में वो दिखाते हैं कि समानता के लिए अगर मैं कहूं कि उन्होंने बताया समानता में कि ये जो मेसोपोटामिया है भाई, ये समझिए, जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में मैं कहूं कि एक जिगूरत जो थी, एक जिगूरत इमारत हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण इमारत जिगूरत हुआ करती थी, और यही सिंधु घाटी सभ्यता में ये जिगूरत पाए गए हैं। मतलब मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण जो इमारत जिगूरत है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से पाए गए हैं, तो वो समझिए बलूचिस्तान से भाई जिगूरत पाए गए हैं, जिगूरत पाए गए हैं। और इसी जिगूरत के आधार पर, है ना, इसी जिगूरत के आधार, अभी तो एक ही आधार बनाया, इसी के आधार पर इन लोगों ने कहा कि ये भाई मेसोपोटामिया के लोगों ने ही आके डेवलपमेंट की सिंधु घाटी की सभ्यता, उन्होंने ऐसा बताया। अगला देखें, अगला क्या था कि समझिएगा कि अगला देखें कि यहाँ एक प्रवेश द्वार, एक तो प्रवेश द्वार देखेंगे हम कि प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार यहाँ का है भाई, ये समझिएगा, यहां भी लिख देता हूं, प्रवेश द्वार हुआ, या फिर एक व्यक्ति दो पशुओं से लड़ रहा है, समझिए, एक व्यक्ति दो पशुओं से लड़ रहा है, और प्रवेश द्वार हुआ, और एक व्यक्ति दो पशुओं से लड़ रहा है, प्रवेश द्वार हुआ। सूत काटने का यंत्र हुआ भाई, सूत काटने का यंत्र हुआ भाई, समझिएगा कि ये तीनों की तीनों चीजें भाई, ये तीनों की चीजें, ये इन सभ्यताओं की हैं, इन वाली सभ्यताओं की ये तीनों चीजें, ये तीन मतलब प्रवेश द्वार, एक व्यक्ति दो पशुओं से लड़ रहा है, और सूत काटने का यंत्र, ये यहाँ की विशेषताएं इन सभ्यताओं की। लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। ये किस पे पाई जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर पाई जाती हैं।
मोहरों पर भाई ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं भाई, ये विशेषता इनकी है, इनके यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जा रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कहें तो ये मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता या मिस्र की सभ्यता से प्रेरित ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, या ये कहें कि यहीं के लोगों ने आके यहाँ, यहीं के लोग आए यहाँ और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट किया। ये तो इन लोगों का मत है भाई। अब समझिए इसी मत को क्या कहते हैं, इसी मत को बोलते हैं, मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इसी मत को बोलते हैं विसरण का सिद्धांत। विसरण का सिद्धांत। अब समझिए कि विसरण का सिद्धांत क्या होता है भाई, ये भी समझिएगा कि विसरण का सिद्धांत ये होता है, पहले अपने ही देश से समझिएगा कि मानो हमारे देश के लोग कहीं दूसरी जगह जाके, दूसरे देश जाके, जैसी हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, ऐसी ही सभ्यता और ऐसी ही संस्कृति का वहां विकास कर दें, तो उसे बोला जाता है विसरण का सिद्धांत, है ना। तो अब ये लोग यही तो कह रहे हैं, ये लोग जो है, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सुमेरियन जो सभ्यता थी या मेसोपोटामिया मिस्र की जो सभ्यता थी, यहाँ के लोग यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यहाँ आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। तो वो लोग ये विसरण के सिद्धांत में भरोसा रख के बातें कर रहे हैं। तो ये तो हुआ आपका विदेशी उत्पत्ति वालों को मत, है ना। अब हम देखेंगे कि देशी उत्पत्ति वाले क्या कहते हैं इसके विषय में। देशी उत्पत्ति वाले इन विदेशी उत्पत्ति वालों के मत से सहमत नहीं है। तो हम देशी उत्पत्ति में देखते हैं, जरा यही डिबेट फिर बनेगी कि देशी उत्पत्ति वाले क्या क्या बताएंगे। तो जरा फिर देखते हैं, मिटाना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं देशी उत्पत्ति पर कि देशी उत्पत्ति में अब समझिए भाई कि देशी उत्पत्ति, सबसे पहले जानिए देशी उत्पत्ति वालों की बातें को, कि वो कहते हैं कि देशी उत्पत्ति है भाई सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। और देशी उत्पत्ति वालों ने, है ना, उन्होंने तो विसरण सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया है क्रमिक विकास सिद्धांत। विकास सिद्धांत, है ना। मैं इसे बताऊंगा बाद में, पहले समझिए कि देशी उत्पत्ति वालों में नाम समझिए पहले कौन है। एक तो अमलानंद घोष है भाई, अमलानंद घोष का हो, एक बात समझिए। दूसरे अगर हम कहें तो डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल समझिए। अगर तीसरा हम कहें तो है भाई आलिचन दंपति, भाई ये तीन व्यक्ति हैं। अब समझिए वो कहते हैं कि देशी उत्पत्ति से हुआ था, ना कि विदेशी वालों का जो तर्क है वो गलत है। जैसे कि बताते हैं कि ये उन्होंने तो समानताएं गिनाई थी, अब ये क्या गिनाएंगे कि असमानताएं गिनाएंगे दोनों सभ्यताओं की। क्या गिनाएंगे भाई, समझिए असमानताएं। असमानता, असमानता मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो उन सब सभ्यताओं में नहीं पाई जाएंगी। किसमें, मेसोपोटामिया में, सुमेरिया में और मिस्र में। अब देखेंगे कि ये सिंधु घाटी की हो गई, सिंधु घाटी, और यहां देखेंगे तो वो बनेगी भाई मेसोपोटामिया वाली हो गई, और ये अगली हो जाएगी सुमेरियन, और भाई एक हो जाएगी मिस्र। अब समझिएगा कि वो क्या कहते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए, मंदिर नहीं है भाई यहाँ पूरी सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए। लेकिन जरा घुमाइएगा, मतलब पूरा आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर तो नहीं पाए गए, लेकिन यहाँ मंदिर पाए गए हैं भाई, यहाँ मंदिर बहुत पाए गए हैं भाई, मंदिर पाए गए।
वो कहते हैं कि अगर यही लोग आके इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया था, तो अगर यहां मंदिर है तो यहां मंदिर क्यों नहीं है? एक बात समझिए। अगली देखते हैं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी लिपि में 400 अक्षर थे। कितने अक्षर थे भाई? 400। इनकी जो लिपि थी, इनमें 900 अक्षर थे भाई, 900 अक्षर। वो कहते हैं कि अगर यही लोग थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले, ये लोग यहां आके बसे थे, तो इनकी भी लिपि में 900 ही अक्षर होने चाहिए थे। इनकी इस लिपि को बोला जाता था भाई चित्रात्मक, चित्रात्मक। और इनकी को क्या बोला जाता था भाई? कीलात्मक, कीलात्मक बोला जाता था। समझिए भाई, इनकी जो मोहर थी, सिंधु घाटी जो भाई सभ्यता की जो मोहर थी, वो सैल खड़ी से बनती थी, सैल खड़ी से बनती थी भाई मोहर। लेकिन सैल खड़ी से मोहर बनती थी, लेकिन इनके यहाँ जितनी भी मोहर आज तक पाई गई हैं, वो किससे बनी थी भाई? मिट्टी से बनी थी भाई। समझिए, किससे? मिट्टी की मोहर थी, मिट्टी की मोहर। अब वो कहते हैं, मतलब ये लोग कहते हैं, यही वाले इतिहासकार कहते हैं कि भाई अगर यहाँ मिट्टी की मोहर थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिट्टी की मोहर होनी चाहिए थी। सैल खड़ी की मोहर क्यों हुई? समझिएगा। आगे देखते हैं, और एक दो बात और क्या बताते हैं वो। इसके अलावा वो बताते हैं, मोहर के अलावा वो बताते हैं भाई, वो बताते हैं कि भाई यहाँ नहरों का प्रयोग, यहाँ नहरों का प्रयोग इक्का दुक्का जगह से हमें साक्ष्य मिला है। मतलब नहरों का साक्ष्य तो मिल गया है, लेकिन एक दो जगह से मिला है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्व नहीं रखता है। नहरों का साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है भाई, समझिए। लेकिन यहाँ जो सिंचाई जो होती थी, वो नहरों से ही होती थी भाई, नहरों से सिंचाई, है ना। अब समझिएगा कि भाई, अब वो कहते हैं कि अगर यहाँ नहरों से सिंचाई होती थी, तो यहाँ नहरों से सिंचाई क्यों नहीं होती थी, है ना। यहाँ नहरों का निर्माण इतनी भारी मात्रा में क्यों नहीं किया गया, जितना यहाँ नहरों का निर्माण किया गया। आप समझिए कि ईंटों की बात आती है, कि ये जो इनकी ईंट होती थी, ये भाई साहब आग में पकाई जाती थी, आग की पकी हुई ईंट होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। और इनकी जो ईंट थी, इनकी ईंट धूप में पकाई जाती थी, इनकी ईंट भाई धूप में पकाई गई थी, धूप में पकाई गई। तो वो कहते थे कि अगर इनकी ईंट धूप की है, धूप में पकाई गई है, तो इनकी आग में क्यों पकाई गई है। एक और चीज देखिए कि ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो नगर थे, नगर अगर मैं कहूं, नगर तो वो व्यवस्थित थे, व्यवस्थित क्रम में थे भाई। ये इसीलिए तो जानी जाती है नगरीय व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ये नगरी मतलब नगरों की जो व्यवस्था थी, वो एक प्री प्लान ढंग से की जाती थी यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ नगरों की व्यवस्था देखी जाए, नगरों की व्यवस्था, तो वो अव्यवस्थित है भाई। कैसे है? अव्यवस्थित है भाई, कि यहाँ नगरों की जो है दशा वो अव्यवस्थित है भाई। कि वो कहते हैं कि अगर यही लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता के बसाने वाले थे, तो उनके नगर अव्यवस्थित क्यों हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर व्यवस्थित क्यों हैं। तो इसलिए ये थी असमानताएं। इन्होंने ये असमानताएं दर्शाते हुए कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वो देसी उत्पत्ति सभ्यता थी। धीरे धीरे वो ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता में परिवर्तन हुई। ये तो कहा इन भाई देसी उत्पत्ति सिद्धांत वालों ने दिया। यहाँ से खास प्रश्न तो कुछ नहीं बनता, एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। मैं बस सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब हम क्रम से चल ही रहे, तो ये उत्पत्ति में कैसे डिबेट चली है, डिबेट बताया जरा मैंने समझाने के लिए आपको। अब देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, बाकी इसके बाद मैं कहूं कि आपके भूमिका और उत्पत्ति समाप्त समझिएगा। एक डिबेट और देखिएगा कि दो व्यक्तियों के नाम और जान लीजिए इसी उत्पत्ति वाले सिस्टम में, तो समझ आ जाएगा। अब समझिए कि एक ईरानी और बलूचिस्तानी संस्कृति से भी बताया है कि बलूचिस्तानी संस्कृति से
कीर्ति से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ यानी जन्म हुआ। और उसे बताने वाले कौन हैं? एक तो फेयर सर्विस है भाई, फेयर सर्विस, और एक व्यक्ति हैं जो जेएनयू की जो हिस्टोरियंस हैं उनका नाम है रोमिला थापर, रोमिला थापर। लेकिन इनकी बात से कोई सहमत नहीं होता क्योंकि इनके पास ठोस एविडेंस ऐसे नहीं है जैसे ये देसी उत्पत्ति वालों के पास ठोस एविडेंस है। इन्होंने भी बस एक दो एविडेंस असमानता वाला पकड़ा और डायरेक्ट बता दिया कि ईरानी और ब्रितानी संस्कृति से उत्पत्ति है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन इनके कोई ठोस नहीं है जैसे देशी उत्पत्ति वालों की, इसलिए इनकी बात भी बिल्कुल नहीं मानी जाती। अगर मानने वाली कोई बात है मतलब बिल्कुल एक मुश्त जो स्वीकार की जाती है वो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है भाई। किसका? देशी उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है क्योंकि देशी उत्पत्ति वालों के पास अपार मात्रा में ऐसी असमानताएं वाली बातें हैं। ये तो मैंने बहुत कम बातें बताई, बहुत बातें हैं जो असमानताएं दिखाती हैं दोनों सभ्यताओं में। ठीक है, तो ये रही आपकी उत्पत्ति। अब हम देख लेते हैं बस कुछ कि इसका 5 मिनट का ही रहेगा। कालक्रम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? जो कालक्रम है जरा उसे और जान लेते हैं। समझिएगा बात को कि कालक्रम किस किस कालक्रम को निर्धारित किया ये और जानिए तो समझिएगा कि आपकी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की 3 हेडिंग क्लियर हुई कि भूमि का उत्पत्ति कालक्रम क्लियर हो जाएगा। कि अब देखिए कालक्रम क्या था। कालक्रम, तो कालक्रम में जानिए कि सबसे पहले फादर एच हेरास, फादर एच हेरास, इन्होंने सिंधु घाटी जो सभ्यता का टाइम बताया वो बताया भाई 6000 बीसी का भाई कि ये 6000 ईसा पूर्व की एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का भाई ये कालक्रम। यहां से प्रश्न पूछता भाई, ये याद करने वाला प्रश्न रहेगा। अगर हम देखें जॉन मार्शल का, सर जॉन मार्शल भाई, मार्शल का अगर देखें, मार्शल ने बताया था कि ये जो सभ्यता है भाई 3250 से लेके बीसी से लेकर 2750 बीसी तक थी भाई। सर जॉन मार्शल ये बताते हैं, है ना। अब देखते हैं कि अगर हम कहें एम व्हीलर की बात करूं मैं तो एम व्हीलर क्या कहते हैं? एम व्हीलर का सुनिए, वो कहते हैं पहले कि ये 2500 बीसी से कब तक की थी? 1700 बीसी। और एक जगह वो फिर कहते हैं इन्होंने 2 टाइम दिए कि 2500 बीसी से भाई वो 1500 बीसी रही है। समझिए ये एम व्हीलर के 2 टाइम है ना। अगला देखें कि आपने नाम पढ़ा होगा रेडियो कार्बन विधि का जो भाई टाइम है जरा उसे भी देखिएगा। तो रेडियो कार्बन विधि का टाइम क्या है भाई? 2350 बीसी से, है ना, 1750 बीसी दिखाया जाता है ना। अगर हम कहें मतलब कि डीपी अग्रवाल की बात करें भाई, अग्रवाल की बात करें, डीपी अग्रवाल, तो डीपी अग्रवाल ने कितना बताया भाई वो समझिएगा। उन्होंने बताया है 2300 से 1700 भाई, इसका कि 2300 बीसी से 1700 बीसी की ये सभ्यता रही। अगर हम फेयर सर्विस की बातें करें, फेयर सर्विस की बात मैं करूं तो उन्होंने बताया है इसे 2500 बीसी से, है ना, 1500 बीसी का इन्होंने भी टाइम बताया है ना। अब समझिए कि अगर मतलब 1-2 चीज और जानिए, घुमाइएगा इधर जरा। तो माधव स्वरूप बतस की बात करें, माधव स्वरूप जो वत्स हैं उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम दिया भाई वो दिया है, देखिएगा कितना, कि जरा देखिएगा
कि उन्होंने दिया है 3500 बीसी से भाई, उन्होंने बताया है इसे 2700 बीसी का, है ना। अब देखिए टाइम और जानिएगा कि मेके महोदय ने भाई दिया है, महोदय ने जो दिया है वो कितना दिया है भाई, 2800 बीसी से 2500 बीसी उन्होंने दिया। अब समझिए इसमें महत्वपूर्ण समझिए कि पूछेगा क्या वो आपसे, वो पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले टाइम किसने दिया, तो आप करेंगे सर जॉन मार्शल, है ना। सर जॉन मार्शल ने, है ना, इस सर जॉन मार्शल ने भाई, मार्शल ने समझिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था कि भाई 3250 से 2750 की ये सभ्यता, ये सबसे पहले जो टाइम देने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सर जॉन मार्शल है। अब समझिए अगर आप मेरे से पूछो कि इसमें क्या याद रखना है, नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थियों के लिए है भाई कि वो पूछें कि मुझे क्या याद रखना है, तो समझिए किसको याद रखना है। एक तो रेडियो, एक समझिएगा कि उन्हें एक तो ये वाला रखना, रेडियो कार्बन विधि वाला, एक एम व्हीलर वाला जरूर ध्यान रखना है, एक सर जॉन मार्शल वाले को याद रखना है, ठीक है, और एक आपको फेयर सर्विस के को याद रखना है। और मैं कहूं कि आप फिर किसी भी इसके टाइम को याद ना रखें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि 4 टाइम, एक सर जॉन मार्शल, एम व्हीलर, रेडियो कार्बन विधि और फेयर सर्विस, ये 4 टाइम आपको याद रखने ही हैं, क्योंकि वो कभी भी इनके नाम लिख देगा और उनके सामने टाइम दे देगा, है ना, कि बताइए कब से कब तक बताया, और फिर मिलान करने के लिए वो आपको प्रश्न दे देगा। अगर आपको ये याद होगा तो आप अच्छी तरह से उसे मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में भाई भूमिका और उत्पत्ति और कालक्रम, हम 3 चीजों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसकी जो चर्चा बचेगी हमारी, अब उसके विस्तार पे बचेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था, फिर महत्वपूर्ण स्थलों पे चर्चा करेंगे, फिर सामाजिक कारणों पे, सांस्कृतिक कारणों पे, आर्थिक, राजनीतिक और पतन की चर्चा पे करेंगे। अभी कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता के 3 से 4 पार्ट और आने बाकी हैं, उनमें तुम्हारी ये सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगी। धन्यवाद।